This video is about Nusselt number. In this video, we are going to study the formula for Nusselt number. Nusselt number के significance देखेंगे हम इस वीडियो में और different conditions में Nusselt number के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने डिटस बोल्टर इक्वेशन, सीडर-टाटे इक्वेशन और नसल्ट नंबर का इक्वेशन जो कि फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट पे होता है वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर नसल्ट नंबर। नसल्ट नंबर का फॉर्मूला है रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। सो अभी इसे हम डिटेल में समझते हैं कि ऐसी केस इमेजिन करेंगे जब फ्लूइड इज इन कांटेक्ट विद द वॉल विच इज एट डिफरेंट टेम्परेचर। फ्लूइड एक वॉल के कांटेक्ट में है जो वॉल का टेम्परेचर हाइयर है देन फ्लूइड। सो जब heat transfer will takes place by convection in this region and heat transfer will takes place by conduction in this region। ये हमने पहले वीडियो में देखा है कि जो लेयर है इमीडिएट कांटेक्ट विद द वॉल वहाँ पे heat transfer will takes place by conduction and heat transfer will takes place by convection in rest of the fluid। So वेदर कंडक्शन से हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, वेदर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज ग्रेटर बाय कंडक्शन और वेदर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज ग्रेटर बाय कन्वेक्शन, ये हमें नसल्ट नंबर से पता चलता है। ये क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू द कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। अगर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर का रेट ज्यादा है तो नसल्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी और अगर कंडक्शन से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा है तो नसल्ट नंबर की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आया है। सिमिलरली ये भी एग्जांपल हमने पहले देखा है जब हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड आर सेपरेटेड बाय द सॉलिड वॉल। In that case, the heat transfer will takes place by the convection in this region as well as in this region, but the heat transfer will takes place by conduction in this region and in this region। So whether the इस केस में भी कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है या कंडक्शन से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा है, ये हमें नसल्ट नंबर से पता चलता है। सो आपको नसल्ट नंबर का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। ये हमें बताता है कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर ज्यादा है या कंडक्शन से, और इसके लिए ये फॉर्मूला है और कौन से केसेस में है ये भी हमने देखा। सो नसल्ट नंबर के केस में ये फॉर्मूला एज वेल एज कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज होता है। तो ये फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ पे कंडक्शन का बस यहाँ पे रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन लिया है और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिया है। इसलिए यहाँ पे कन्वेक्शन अगर न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे कन्वेक्शन डिनोमिनेटर है क्योंकि ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे कंडक्शन डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे कंडक्शन न्यूमरेटर में है क्योंकि ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है। और ये इक्वेशन है नसल्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए HL अपॉन के, HX अपॉन के एंड HD अपॉन के। ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए है, मतलब H इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, L is the characteristic length and K is the thermal conductivity of the fluid। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H थर्मल कंडक्टिविटी तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, लेकिन L is the characteristic length, similarly D is the diameter of the pipe, X is the specific distance on the plate। So हम मतलब ये फॉर्मूला देख के हमें पता चलता है कि नसल्ट नंबर की जो वैल्यू रहेगी वो एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी डिपेंड रहेगी। मतलब जो हमने प्रांडल नंबर का फॉर्मूला देखा जो कि Cp म्यू बाय के था, तो उसमें Cp म्यू और के ये तीनों चीजें जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे टोटली डिपेंड थी। सो प्रांडल नंबर के केस में एक्सटर्नल कंडीशंस प्रांडल नंबर की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे नसल्ट नंबर की वैल्यू को एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्ट करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड टू द नसल्ट नंबर।
और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर नसेल्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, जो हमने पहले देखा, तो कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर डोमिनेटिंग रहेगा। रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इन द फ्लूइड ये ज्यादा रहेगा। और अगर कॉन्वेक्शन डोमिनेटिंग है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। और अगर और इसका रिवर्स जो है कि अगर नसेल्ट नंबर की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर डोमिनेटिंग रहेगा। रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन इन द फ्लूइड ज्यादा रहेगा। और कंपैरेटिवली इट विल रिजल्ट इन लेस हीट ट्रांसफर। सो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसे एज्यूम करके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। अभी हम नसेल्ट नंबर के सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो एक तो पहला तो सिग्निफिकेंस हमने देखा कि नसेल्ट नंबर से हमें पता चलता है वेदर कंडक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर कन्वेक्शन। मतलब अगर नसेल्ट नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कन्वेक्शन डोमिनेटिंग रहेगा कंडक्शन पे, और अगर नसेल्ट नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो कंडक्शन डोमिनेटिंग रहेगा कन्वेक्शन पे। ये तो सिग्निफिकेंस हमने देखा। तो और एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है नसेल्ट नंबर का, वो है कि नसेल्ट नंबर के ये जो फॉर्मूला है इसमें एच आता है। मतलब अगर हम नसेल्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए तो उससे हम एच मतलब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती है हीट ट्रांसफर में, वो फाइंड आउट करने के लिए हम नसेल्ट नंबर यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो नसेल्ट नंबर का और एक फॉर्मूला है, जो नसेल्ट नंबर इज ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। सो नसेल्ट नंबर रेनॉल्ड्स नंबर और प्रांड्टल नंबर का फंक्शन है। सो हम नसेल्ट नंबर ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। इसका डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। लेकिन नसेल्ट नंबर ये रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्टल नंबर का फंक्शन है। तो इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर अ पर्टिकुलर केस, इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांड्टल नंबर, हम नसेल्ट नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और एक बार जब हमें नसेल्ट नंबर की वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में रख के हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो में हम लोग ये जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज है, मतलब फ्लैट प्लेट, फ्लो इन द पाइप और ट्यूब, इसके लिए इन डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांड्टल नंबर स्टडी करेंगे। और उस फॉर्मूला वो फॉर्मूला यूज करके हम नसेल्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो नसेल्ट नंबर की वैल्यू हम यूज करके हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में जैसे कि हमने देखा, नसेल्ट नंबर एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इसलिए फ्लैट प्लेट हो या फ्लो इन द पाइप और ट्यूब रहेगा, या फिर नॉन सर्कुलर डक्ट रहेंगे, फ्लो ओवर बंडल ऑफ ट्यूब रहेगा, या फिर फ्लो ओवर स्फीयर और फ्लो ओवर सिलेंडर, इसके लिए नसेल्ट नंबर के फॉर्मूलाज डिफरेंट है। क्योंकि नसेल्ट नंबर की वैल्यू एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, इसलिए ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए नसेल्ट नंबर के फॉर्मूलाज डिफरेंट है। और उसी टाइप से लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, इसके लिए भी नसेल्ट नंबर के फॉर्मूलाज डिफरेंट है। और मतलब डिफरेंट वो इस वीडियो में हम लोग वो डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए नसेल्ट नंबर के, उसका स्टडी करेंगे। और उसे यूज करके हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Our first geometry is a flow over a flat plate. अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जब फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, मतलब जब फ्लूइड एक फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो जहाँ पे लैमिनार रीजन है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड फ्लो एंड लैमिनार रीजन है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे समझने के लिए निकाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड फ्लो नहीं है। बट आप इमेजिन कीजिए कि जब फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होगा और लैमिनार फ्लो होगा, तो एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट, जो प्लेट की एज है वहां से x डिस्टेंस के पर हमें जब नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करना है,
तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांडल्ट नंबर है। ये नसेल्ट नंबर NUX, नसेल्ट नंबर एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द एज ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 0.332 REX रेज टू 1/2। मतलब x is the local Reynolds number. X is the Reynolds number at a particular distance from the edge of the plate. REX raised to 1/2 and PR raised to 1/3 and Prandtl number raised to 1/3. So ये formula use करके हम at a particular distance x from the edge of plate we can calculate Nusselt number at that location. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? फ्लो फुल्ली डेवलप्ड होना चाहिए, फ्लो लैमिनार फ्लो होना चाहिए और प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। आप यहाँ पे ये कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू लेस देन 6 मतलब देखिए अभी ग्रेटर देन 0.6, इसका मतलब क्या है? जो लिक्विड मेटल्स है उसके लिए प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू 0.001 टू 0.03 रहती है। मर्क्यूरी के लिए प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू 0.0015 रहती है। तो उन कंडीशंस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला कौन से केसेस में यूज होगा? जब एयर फ्लो हो रही है उस केस में, या गैसेस है तो गैसेस का प्रांडल्ट नंबर 0.621 रहता है, वाटर का प्रांडल्ट नंबर 7.56 रहता है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है नसेल्ट नंबर का, ये ये हमें एवरेज वैल्यू देगा नसेल्ट नंबर की फॉर द फ्लैट प्लेट, पूरे फ्लैट प्लेट के लिए जहाँ पे फ्लो लैमिनार रहेगा और फुल्ली डेवलप्ड रहेगा। तो उस केस में एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम नसेल्ट नंबर का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें नसेल्ट नंबर एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट बताता है। ओके, तो ये फॉर्मूलाज है, ये फॉर लैमिनार नंबर लैमिनार फ्लो है। अगर फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट इज अ टर्बुलेंट फ्लो, अगर टर्बुलेंट फ्लो रहेगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसे यूज करने के लिए क्या कंडीशंस है? तो इसे यूज करने के लिए कंडीशंस है कि Reynolds number at a particular distance x from the edge of the plate should be between 5 into 10 raised to 5 to 10 raised to 7। 5 into 10 raised to 5 to 10 raised to 7 के बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर रहेगा तो ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है Nusselt number at a particular distance x from the leading edge of the plate where flow is turbulent flow and flow is fully developed flow, then Nusselt number is equal to 0.02996 REX, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर at a particular at that particular distance REX at that particular distance from the leading edge of the plate REX raised to 4/5 into PR raised to 1/3। और यहाँ पे प्रांडल्ट नंबर की कंडीशन ये है कि प्रांडल्ट नंबर शुड बी बिटवीन 0.6 to 60। मतलब प्रांडल्ट नंबर यहाँ पर भी हम लिक्विड मेटल या मर्क्यूरी रहेंगे या फ्लूइड, तो ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते। एयर, गैसेस, वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। और इन केस ऑफ ऑयल ऑल्सो प्रांडल्ट नंबर वेरीज बिटवीन 50 to 2000। सो जब ऑयल अगर कोई ऑयल रहेगा इस केस में तो भी हम लोग ओनली जो ऑयल का प्रांडल्ट नंबर लेस देन 60 है वहीं पे हम ये फॉर्मूला टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एच की वैल्यू लोकल रेनॉल्ड्स नंबर एंड लोकल प्रांडल्ट नंबर पे डिपेंड रहती है। मतलब जैसा कि हमने देखा REX पे डिपेंड रहती है एच की वैल्यू। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लो इन ए पाइप और फ्लो इन ए ट्यूब रहेगा तो हम नसेल्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर फ्लो पाइप में या ट्यूब में रहेगा तो नसेल्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर पाइप में या ट्यूब में लैमिनार फ्लो रहेगा तो नसेल्ट नंबर के दो फॉर्मूला है। मतलब अगर फ्लो पाइप में या ट्यूब में है और लैमिनार फ्लो है और अगर सरफेस हीट फ्लक्स इज ए कांस्टेंट, व्हेन सरफेस हीट फ्लक्स इज कांस्टेंट देन नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 4.36 and when the temperature of the surface remains constant then the Nusselt number is 3.66। जब फ्लो पाइप में या ट्यूब में फ्लो हो रहा है, फ्लो लैमिनार फ्लो है, तो
इन दोनों में से कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये इन कंडीशंस पे डिपेंड है कि अगर सरफेस का हीट फ्लक्स कांस्टेंट है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। सो जब फ्लो लैमिनार फ्लो है, पाइप में फ्लो हो रहा है, तो नसेल्ट नंबर की वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांडल्ट नंबर पे डिपेंड नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांडल्ट नंबर। इट एंड मतलब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर या प्रांडल्ट नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है जब फ्लो पाइप या ट्यूब में फ्लो हो रहा है और लैमिनार फ्लो है, तो उस केस में हमें नसेल्ट नंबर की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, और ये वैल्यू यूज करके हम इजीली एच फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें कैलकुलेट नसेल्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, और वो नसेल्ट नंबर के फॉर्मूला में मतलब एच डी बाई के में रख के एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डी की वैल्यू तो हमें पता होती है क्योंकि वो डायमीटर ऑफ पाइप है, वो तो गिवन डाटा में रहेगा। के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, वो तो लिटरेचर से मिल जाती है। इसलिए इस इस केस में मतलब जब पाइप या ट्यूब में लैमिनार फ्लो है, तो उस केस में वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बस ये दो कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है कि जब सरफेस हीट फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। सो ये बहुत डीटस बोल्टर इक्वेशन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए हम लोग, जो कि है डीटस बोल्टर इक्वेशन। ये बहुत कॉमनली यूज होता है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी कंडीशन में यूज करना है, जब फ्लो इन फ्लो व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए पाइप, फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, और जब फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है, फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो है, उस केस में हम डीटस बोल्टर इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो डीटस बोल्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, डीटस बोल्टर इक्वेशन हम यूज करके हम नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 आर ई रेज टू 0.8 एंड into PR raised to 0.4 for heating fluid and PR raised to 0.3 for the cooling fluid। ये दोनों फॉर्मूलाज अदरवाइज सेम ही है, बस यहाँ पे PR raised to 0.4 है फॉर हीटिंग फ्लूइड एंड PR raised to 0.3 है फॉर कूलिंग फ्लूइड। तो अभी हीटिंग फ्लूइड एंड कूलिंग फ्लूइड का इसका मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। जब टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज ग्रेटर देन द मीन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब ये जो पाइप या ट्यूब है, इसका सरफेस का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा मीन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड से, फ्लूइड के मीन टेम्परेचर से अगर सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो फॉर हीटिंग ऑफ द फ्लूइड ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और अगर सरफेस का टेम्परेचर कम रहेगा मीन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड से, तो हम फॉर कूलिंग ऑफ द फ्लूइड ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप अच्छे से समझ ले। नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 आर ई रेज टू 0.8 एंड पी आर रेज टू 0.4 फॉर हीटिंग फ्लूइड एंड पी आर रेज टू 0.3 फॉर कूलिंग फ्लूइड। अब हम देखते हैं कि ये अप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या है। सो पी आर शुड बी प्रांडल्ट नंबर शुड बी 0 should be between 0.7 to 170। सो प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू 0.7 मतलब एयर के लिए रहती है। अगेन ये फॉर्मूला हम लिक्विड मेटल्स या मर्क्यूरी के लिए नहीं यूज कर सकते, और 0.7 ये प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू एयर के लिए रहती है। तो एयर से लेके गैसेस, वाटर और इवन फ्यू ऑयल्स, मतलब ऑयल की प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू 50 टू 2000 रहती है। तो जो ऑयल की वैल्यू 50 टू 160 के बीच में है प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला मतलब वाइड रेंज कवर करता है प्रांडल्ट नंबर की, मतलब मैक्सिमम फ्लूइड के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इसके लिए एक और कंडीशन एप्लीकेबल है, ताकि D बाय L शुड बी लेस देन 0.1, मतलब ये जो पाइप है उसका डायमीटर टू लेंथ जो रेशो है वो लेस देन 0.1 होना चाहिए। मतलब अभी इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L बाय D
L बाय डी इक्वल टू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है थर्मली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होना चाहिए। D बाय L शुड बी लेस देन 0.1, मतलब डायमीटर टू लेंथ रेशो ये 0.1 से कम होना चाहिए, या L बाय डी इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। मतलब ये थर्मली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए ये क्राइटेरिया रखा है। और रेनॉल्ड्स नंबर का क्राइटेरिया है कि जब रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 10,000, मतलब ओनली इन द हाईली टर्बुलेंट रीजन हम ये डिटस बोल्टर का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जब रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 10,000 रहेगा तो ये इक्वेशन डिटस बोल्टर इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छे से समझिए ये कंडीशन के लिए, ये कंडीशंस को। प्रांडल नंबर शुड बी बिटवीन 0.7 टू 160, मतलब ये वाइड रेंज ऑफ प्रांडल नंबर कवर करता है। मैक्सिमम फ्लूइड्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रांडल नंबर के क्राइटेरिया में देखें तो D by L डायमीटर टू लेंथ रेशो शुड बी लेस देन 0.1, मतलब ये क्राइटेरिया थर्मली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए बनाया है। और रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10,000, मतलब हाईली टर्बुलेंट रीजन के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला में एक लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन क्या है? जब बल्क फ्लूइड टेम्परेचर एंड द वॉल टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी स्मॉल, मतलब जो फ्लूइड एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूला में मतलब जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर अगर सिग्निफिकेंटली चेंज होगा तो उस हिसाब से उसके फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। और जो मोस्ट इम्पैक्टेड प्रॉपर्टी है, जो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किस फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी पे होता है, तो वो है विस्कोसिटी। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर अभी सपोज वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है और फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है और फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर फ्लूइड जो एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है उसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, तो फ्लूइड की तो एंटर करने वाले फ्लूइड की प्रॉपर्टी मतलब विस्कोसिटी डिफरेंट रहेगी, और एक जो फ्लूइड पाइप से बाहर जा रहा है टेम्परेचर चेंज होके उसकी प्रॉपर्टी उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट रहेगी। लेकिन इस फॉर्मूला में विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर नहीं यूज किया है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल रहेगा, मतलब जो फ्लूइड एंट्री कर रहा है और जो फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली हाई टेम्परेचर डिफरेंस, सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो फ्लूइड एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि अगर सपोज ऐसे इमेजिन कीजिए कि हमें यहाँ पे वाटर को कूल करना है, और यहाँ पे वाटर सपोज 40 डिग्री सेल्सियस वाटर को हीट करना है, और सपोज यहाँ पे वाटर 40 डिग्री सेल्सियस में एंटर कर रहा है और यहाँ से वाटर 100 या 120 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिट कर रहा है, तो 40 टू 120 जब वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी चेंज होगी। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर 40 डिग्रीज में एंटर कर रहा है और यहाँ पे 45 या 50 डिग्री में एग्जिट कर रहा है, तो 40 और 50 डिग्री सेल्सियस में उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब जब significant change in the temperature of the fluid between entry and exit, then do not use Dittus-Boelter equation, otherwise we can use Dittus-Boelter equation. ओके और सिमिलरली मतलब वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज कब होगा? जब वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसलिए यही सेम यहाँ पे लिखा है कि जब बल्क फ्लूइड टेम्परेचर एंड द वॉल टेम्परेचर डिफरेंस इज सिग्निफिकेंटली इट शुड बी स्मॉल, मतलब फ्लूइड का टेम्परेचर और वॉल का टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब
तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है, क्योंकि इस फॉर्मूला में विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर नहीं है, और अगर फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी चेंज होगी। इसलिए जब सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंज रहेगा तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। अगर स्मॉल टेम्परेचर चेंज है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी एक और फॉर्मूला है सेम कंडीशन के लिए, मतलब in pipe, when the fluid is flowing in a pipe and turbulent flow is there, then in that case नीलिंस्की का ने एक फॉर्मूला डेवलप किया है। तो ये थोड़ा डिटस बोल्टर इक्वेशन से एडवांस्ड फॉर्मूला है और ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.0214 इन द ब्रैकेट आर ई रेस टू 0.8 माइनस 100 इंटू पी आर रेस टू 0.4। और ये फॉर्मूला कौन से कंडीशंस में यूज करना है, जब प्रांड्ल नंबर की वैल्यू 0.5 टू 1.5, मतलब ये नैरो रेंज है, 0.5 टू 1.5 जो प्रांड्ल नंबर की वैल्यू है, वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू शुड बी बिटवीन 10⁴ टू 5 इंटू 10⁶। उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नसल्ट नंबर का इन कंडीशंस में। और ये जो फॉर्मूला है नसल्ट नंबर का, नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.012 आर ई रेस टू 0.87 माइनस 280 पी आर रेस टू 0.4। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस केस में यूज कर सकते हैं, मतलब जब प्रांड्ल नंबर की वैल्यू बिटवीन 1.5 टू 500 रहेगी तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बिटवीन 3000 टू 10⁶ रहेगी तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो कंडीशन है केस, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे हमारे पास जो केस है उसमें प्रांड्ल नंबर की वैल्यू एंड रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मतलब सपोज हमारे पास जो फ्लूइड है उसका प्रांड्ल नंबर की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो या फिर 1 पॉइंट, सपोज हमारे पास जो फ्लूइड है, सपोज हमारे पास एयर है तो उसकी प्रांड्ल नंबर की वैल्यू रहेगी 0.7। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर उसकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इस कंडीशन में बैठती है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सपोज वाटर है जिसका प्रांड्ल नंबर है 7.56, देन इन दैट केस हमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा इस कंडीशन में बैठता है, क्योंकि प्रांड्ल नंबर वाटर का प्रांड्ल नंबर की वैल्यू है 7.6। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इस क्राइटेरिया में बैठती है तो। जो हमने पहले नीलिन्स की इक्वेशन देखा, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है डिटस बोल्टर इक्वेशंस से, क्योंकि उसमें कंडीशंस प्रिसाइजली कंसीडर की है। लेकिन फिर भी डिटस बोल्टर इक्वेशन ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन नीलिन्स की इक्वेशन और डिटस बोल्टर इक्वेशन में लिमिटेशन सेम है, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर कंसीडर नहीं किया है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड एंटरिंग इन द पाइप, मतलब अगर बल्क फ्लूइड के टेम्परेचर एंड वॉल टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस हाई रहेगा तो वो दो इक्वेशंस हम यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें सीडर टाटे इक्वेशन यूज करना है। मतलब अगर फ्लूइड का टेम्परेचर एंड वॉल का टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है, या तो फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो रहा है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है फ्लूइड के एंट्री और एग्जिट टेम्परेचर में, तो उस केस में हमें सीडर टाटा इक्वेशन यूज करना है। अभी डिटस बोल्टर इक्वेशन में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वाटर का टेम्परेचर 40 टू 100 100 या 120 चेंज होता है। तो 100 या 120 मत कंसीडर कीजिए, या फिर कोई अलग फ्लूइड कंसीडर कीजिए, क्योंकि जब वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज होगा तो फेज चेंज हो जाएगी, तो वो हमें यहाँ पे नहीं कंसीडर करना है। हमें बस टेम्परेचर डिफरेंस कंसीडर करना है, इसलिए वहाँ पे वाटर मत कंसीडर कीजिए, कोई और फ्लूइड कंसीडर कीजिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो हमें सीधा टाटा इक्वेशन यूज करना है। नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.027 आर ई रेस टू 0.8 पी आर रेस टू 0.33 इंटू म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेस टू 0.14। म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द
bulk fluid, viscosity of the fluid at a mean temperature, and mu w is the viscosity of the fluid at the wall temperature. Okay, so यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है कि जो सारी वैल्यूज है, मतलब रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी एंड ऑल, म्यू एंड ऑल, ये सारी बल्क फ्लूइड टेम्परेचर पे कंसीडर की है, एक्सेप्ट म्यू डब्ल्यू विच इज एट वॉल टेम्परेचर। सारी प्रॉपर्टीज बल्क फ्लूइड टेम्परेचर पे कंसीडर करनी है एक्सेप्ट म्यू डब्ल्यू विच इज एट वॉल टेम्परेचर। और इसकी कंडीशंस क्या है? जब प्रांटल नंबर की वैल्यू बिटवीन 0.7 टू 16,700, मतलब ये बहुत वाइड रेंज कवर करता है प्रांटल नंबर की, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्लूइड्स के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इसकी क्या कंडीशन है कि d बाय एल इज लेस देन और इक्वल टू 0.1, मतलब डायमीटर टू लेंथ रेशो ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर टू लेंथ रेशो शुड बी लेस देन लेस देन और इक्वल टू 0.1 होना चाहिए, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10,000। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम ये नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन से केस में? जब फ्लूइड पाइप में फ्लो हो रहा है और वो टर्ब्यूलेंट फ्लो है, तो उस केस में हम और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंटरिंग फ्लूइड एंड एग्जिट फ्लूइड ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी एक बात पे आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं तो बोल रही हूँ यहाँ पे कि एंटरिंग फ्लूइड एंड एग्जिट फ्लूइड में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखा है कि वॉल टेम्परेचर और बल्क फ्लूइड टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों सेम ही केस है। क्योंकि अगर वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जो फ्लूइड का लेयर है इन द इमीडिएट कांटेक्ट विद द वॉल, उसका भी टेम्परेचर नियर अबाउट वॉल ही रहेगा। सो मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहां पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी एट द वॉल चेंज हो ही जाएगी। तो इसलिए जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर वॉल का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एंटरिंग एंड एग्जिट फ्लूइड का टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो फ्लूइड एंड वॉल के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये दोनों केसेस सेम ही है। सो यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? तो यहाँ पे एक और लिमिटेशन है सीडर टाटा इक्वेशन यूज करने के लिए, कि ये इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ द पाइप इज अंडर डेवलपिंग कंडीशन। मतलब अगर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में, अगर वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, मतलब वो अगर वो डेवलपिंग कंडीशन में है, और अगर जो डेवलपिंग कंडीशन में है फ्लो, उसकी लेंथ अगर बहुत ज्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट लेंथ है, तो हम डेवलपिंग फ्लो के लिए ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। अगर उसकी लेंथ ज्यादा है जो कि फ्लो पे इम्पैक्ट कर सकती है, तो उस केस में हम ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। मतलब सीडर टाटे इक्वेशन में डेवलपिंग कंडीशंस कंसीडर नहीं की है। अगर वो निग्लिजिबल है, डेवलपिंग कंडीशन निग्लिजिबल है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट लेंथ है डेवलपिंग फ्लूइड फ्लो डेवलपिंग की, तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। ये लिमिटेशन है सीडर टाटे इक्वेशन का। सो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम निकाल के बताती हूँ। सो ये डायग्राम बताती है कि फ्लूइड में पाइप में फ्लो कैसे होता है। तो ये जो कर्व इंडिकेट करता है, ये डेवलपिंग वेलोसिटी प्रोफाइल है, और ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है। इनिशियली फ्लो पाइप में डेवलपिंग कंडीशन में रहता है, और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लूइड जैसे एंट्री करेगा ऐसे आएगा, और और यहाँ से जो, एक मिनट, यहाँ से जो एंटर करेगा वो ऐसे आएगा, और यहाँ पे आके वो फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होता है। अगर ये डेवलपिंग की जो लेंथ है अगर वो कंसिडरेबली हाई है, तो हम सीडर टाटा इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर वो मतलब अगर वो निग्लिजिबल या स्मॉल हम बोल सकते हैं है ये लेंथ डेवलपिंग, जब जहां तक आके फ्लो फुल्ली डेवलप्ड होता है, तो उसकी जहां पर आके फुल्ली डेवलप्ड होता है फ्लो, तो उसकी लेंथ अगर निग्लिजिबल है पाइप में, तो हम
सीडर टाटा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जहाँ पर आके फ्लो फुल्ली डेवलप्ड होता है तो वहां तक की जो लेंथ है वो अगर सिग्निफिकेंटली हाई है तो हम सीडर टाटा इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। अभी हम देखेंगे कि नॉन सर्कुलर डक्ट के लिए अ, अब तक जो ज्योमेट्रीज हमने स्टडी की है, जो फ्लो विच व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइप, तो उसके लिए हम नसेल्स नंबर की फॉर्मूलाज देख रहे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन सर्कुलर डक्ट मतलब जो पाइप है वो सर्कुलर शेप में नहीं है। अब ऐसी केस में हमें ये फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं, तो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए हम इंस्टेड ऑफ डायमीटर वी हैव टू कंसीडर हाइड्रोलिक डायमीटर। तो हाइड्रोलिक डायमीटर हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम इसके लिए हम हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते हैं 4ac by p, where ac is the cross sectional area of the pipe and p is the perimeter of the pipe। सो ये फॉर्मूला यूज करके हमें हाइड्रोलिक रेडियस मिलेगी, और हाइड्रोलिक रेडियस मिलेगी तो हम हाइड्रोलिक डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। और हाइड्रोलिक डायमीटर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हाइड्रोलिक डायमीटर जहाँ पे हमने नसेल्ट नंबर के फॉर्मूला में जहाँ पे हमने नॉर्मल डायमीटर कंसीडर की है वहां पे बस हाइड्रोलिक डायमीटर कंसीडर करनी है, और वो सारे फॉर्मूलाज हम सेम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर इन केस आपको एग्जाम्पल पूछा जब नॉन सर्कुलर डक्ट के थ्रू फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें बस वही फॉर्मूला सारे एज पर कंडीशन अप्लाई करने हैं। बस इंस्टेड ऑफ डायमीटर वी हैव टू यूज हाइड्रोलिक डायमीटर। सो हम हाइड्रोलिक डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो पहले इसके लिए हमें पहले हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट करनी है। हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है 4ac by p, where ac is equal to ac is cross sectional area and p is the perimeter of the pipe। perimeter of the pipe जो कोई भी शेप है पाइप का उसका पेरीमीटर लेना है, और ये फॉर्मूला यूज करके हमें हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट करनी है। हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट करके उसके हिसाब से हाइड्रोलिक डायमीटर कैलकुलेट करनी है, और हाइड्रोलिक डायमीटर कैलकुलेट करने के बाद जहां पर भी हमने नॉर्मल डायमीटर यूज किए है वहां पे हाइड्रोलिक डायमीटर यूज करके हम वही फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। सो हमने पहले डीटस बोल्टर इक्वेशन देखा तो उसका लिमिटेड डीटस बोल्टर एंड नीलिन्स की इक्वेशन देखा तो उसके लिमिटेशंस थे कि उसमें विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर नहीं कंसीडर किया था। उसके बाद वो हमने सीडर टाटा इक्वेशन देखा, तो सीडर टाटा इक्वेशन में विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर कंसीडर किया था, लेकिन उस केस में डेवलपिंग जहाँ पे जो रीजन जहाँ पे फ्लो डेवलपिंग कंडीशन में है वो रीजन कंसीडर नहीं किया था। तो जब कंसिडरेबली हाई डेवलपिंग रीजन होता है पाइप में फ्लूइड फ्लो का, तो उस केस में हम सीडर टाटा इक्वेशन नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो कंसिडर द एंट्रेंस लेंथ, मतलब रीजन वेयर फ्लो इज स्टिल डेवलपिंग, मतलब जो डेवलपिंग रीजन है फ्लो का वो भी कंसिडर करके टर्बुलेंट फ्लो में जब जो डेवलपिंग रीजन है वो भी कंसिडर करके ये फॉर्मूला बनाया है, जिसमें नसेल्ट नंबर is equal to 1.86 r Reynolds number into Prandtl number divided by L by D raised to 1 by 3 into mu by mu W raised to 0.14। जो डिटस बोल्टर इक्वेशन, नीलिन्स की इक्वेशन एंड सीडर टाटा इक्वेशन में जो लिमिटेशंस है वो ओवरकम करने के लिए ये फॉर्मूला है। मतलब जो सीडर टाटा इक्वेशन का लिमिटेशन है जो कि ओनली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो कंसीडर करता है, तो इसके लिए डेवलपिंग लेंथ सीडर टाटा इक्वेशन यूज करने के लिए डेवलपिंग लेंथ शुड बी निग्लिजिबल। वो लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया है, जो क्योंकि ये फॉर्मूला एंट्रेंस लेंथ या फिर हम बोल सकते हैं विच इज स्टिल डेवलपिंग लेंथ है वो कंसीडर करता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि नसेल्ट नंबर फॉर स्फीयर कैसे कैलकुलेट करना है। तो नसेल्ट नंबर फॉर स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 2 + 0.4 RE raised to 1.2
2 RE d raised to 1 by 2 PR raised to 1 by 3. This indicates that when the fluid is stagnant, that is when Reynolds number is 0, uh, still Nusselt number is greater than 1, that is 2, which means convection is dominating over conduction. अभी स्फीयर पे जब फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, when the fluid is flowing over the sphere, in that case हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो ऐसे इमेजिन कीजिए कि फ्लूइड इज फ्लोइंग ओवर द स्फीयर, fluid is there over sphere but fluid is stagnant or steady. सो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, डी यू रो बाई म्यू. अगर यू मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब फ्लूइड स्टैग्नेंट है, तो रेनॉल्ड्स नंबर तो जीरो होगा. रेनॉल्ड्स नंबर जीरो होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी. मतलब स्फीयर पे जो फ्लूइड है वो स्टैग्नेंट है, फिर भी नसेल्ट नंबर की वैल्यू 2 रहेगी. तो इसका मतलब ये है कि नसेल्ट नंबर, द वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर इज स्टिल 2, विच इंडिकेट्स दैट कन्वेक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर द कंडक्शन. जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर नसेल्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो कन्वेक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर कंडक्शन रहेगा. तो यहाँ पे नसेल्ट नंबर की वैल्यू इवन इफ द फ्लूइड इज स्टैग्नेंट, नसेल्ट नंबर की वैल्यू इज 2. मतलब when the fluid is flowing over the sphere or fluid is either flowing or stagnant over the sphere, then convection is dominating over the conduction. नाउ यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि जब फ्लूइड ओवर द सिलेंडर फ्लो होगा तो हम नसेल्ट नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो जब फ्लो अक्रॉस सिलेंडर रहेगा तो नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये फ्यू रिलेशंस दिए हैं, जिसमें है फोर्ड रिलेशंस, एकर्ट ड्रेक कोरिलेशन, चर्चिल एंड बर्स्टिन कोरिलेशन एंड विटेकार कोरिलेशन. सो ये डिफरेंट रिलेशंस है और ये इसकी डिफरेंट कंडीशंस है, जिसे यूज करके हम नसेल्ट नंबर की वैल्यू जब फ्लो अक्रॉस सिलेंडर फ्लो हो रहा है तो उस केस में फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें हम इस रिलेशन में देख सकते हैं कि विस्कोसिटी चेंज फैक्टर कंसीडर किया है और इसकी कंडीशन है जब रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन 40 to 10⁵ रहेगा और प्रांड्टल नंबर बिटवीन 0.65 to 300 रहेगा और रेशो म्यू बाय म्यू डब्ल्यू इज बिटवीन 0.25 एंड टू 5.2. इस केस में ये कोरिलेशन यूज कर सकते हैं. सिमिलरली आप इस स्लाइड में देख सकते हैं बाकी के रिलेशंस कैसे यूज किए हैं. यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फ्लो अक्रॉस द बैंक ऑफ द ट्यूब्स. ओके, तो उसमें हम देख सकते हैं एस डी, मतलब ये जो डिस्टेंस है दो ट्यूब के बीच में, तो उसे एस डी बोलते हैं. ओके, फॉर द बैंक ऑफ द ट्यूब्स ही अरेंजमेंट कैसी होती है ये तो हमने देख ली. अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है. तो पहले हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है. बैंक ऑफ द ट्यूब के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है. तो रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है VMD अपॉन V, where Vm is the maximum fluid velocity at the minimum vacant area of the tube bank. जो ये ट्यूब बैंक है उसमें जो मिनिमम वैकेंट एरिया है, उसमें जो मिनिमम वैकेंट एरिया होता है तो उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होती है, उसे हम Vm बोलते हैं. ओके, तो फॉर अलाइंड ट्यूब अरेंजमेंट, मतलब ये जो अलाइंड ट्यूब अरेंजमेंट है इसके लिए Vm डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला है V infinity into St upon St minus D, where V infinity is the velocity of the fluid, St is the
ट्रांसवर्स स्पेसिंग इन द ट्यूब अपॉन st माइनस डी, मतलब ट्रांसफर स्पेसिंग इन द ट्यूब माइनस डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अलाइंड अरेंजमेंट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कैसे डिटरमाइन करना है ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला यूज करके हम vm फाइंड आउट कर सकते हैं और वो vm की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि स्टैगर्ड अरेंजमेंट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टैगर्ड अरेंजमेंट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें SD, मतलब डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल स्पेसिंग इन द टू ट्यूब्स, वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ L square minus ST by 2 square. So what is SL over here? SL is the longitudinal spacing in the tube, उसका square minus ST मतलब transverse spacing in the tube divided by 2 उसका square, और ये जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट, इससे हम SD फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SD फाइंड आउट करने के बाद हमें दो केसेस के ऊपर सोचना है कि SD की वैल्यू हम पहले इस फॉर्मूला में SD की वैल्यू लेके हम पहले, जब हमें SD की वैल्यू मिलेगी तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे SD माइनस डी इंटू 2 ये क्या है, और फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि ST माइनस डी ये क्या है, मतलब ST माइनस डी कैलकुलेट करेंगे एंड SD माइनस 2 इस SD माइनस डी इंटू 2 फाइंड आउट करेंगे। और उसमें से अगर ये 2 इंटू SD माइनस डी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो हम VM मतलब मैक्सिमम फ्लूइड वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V इन्फिनिटी इंटू ST मतलब ट्रांसवर्स स्पेसिंग इन द ट्यूब डिवाइडेड बाय ST माइनस डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर ST माइनस डी की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये जो हमने केस 2 कंसिडर की है, तो उस केस में मैक्सिमम फ्लूइड वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब V इन्फिनिटी इंटू ST अपॉन 2 डिवाइडेड बाय SD माइनस डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? मतलब इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि अलाइन ट्यूब अरेंजमेंट के लिए एंड स्टैगर्ड ट्यूब अरेंजमेंट के लिए हम VM मतलब मैक्सिमम फ्लूइड वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये हमने इसमें देखा, और वो मैक्सिमम फ्लूइड वेलोसिटी की वैल्यू हम रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूला में रख के रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इस स्लाइड में देखेंगे कि नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर तो हमें मिल गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नसेल्ट नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है फॉर द बैंक ऑफ द ट्यूब के लिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है NuHAVD डिवाइडेड बाय K, मतलब नसेल्ट नंबर का ये फॉर्मूला एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू D डिवाइडेड बाय K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, एंड वेयर D इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। सो ये दिस इज इक्वल टू CRE रेज टू M, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू M इंटू PR रेज टू 0.36 इंटू PR अपॉन PRW, मतलब प्रांड्टल नंबर डिवाइडेड बाय प्रांड्टल नंबर एट वॉल रेज टू 0.25, वेयर C एंड M की वैल्यू हम लोग हमें किसी भी लिटरेचर में मिल जाएगी, DQ कर्न की बुक में भी हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। रेनॉल्ड्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है वो तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। प्रांड्टल नंबर की वैल्यू तो पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए कांस्टेंट रहती है, उसी तरह प्रांड्टल नंबर की वैल्यू वही प्रांड्टल नंबर की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, और प्रांड्टल नंबर एट वॉल की वैल्यू यहाँ यूज करेंगे। और ये इस तरह ये फॉर्मूला यूज करके हम नसेल्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जुकाउकास ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है, और वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द बंडल ऑफ ट्यूब और ट्यूब बैंक इस फॉर्मूला से मिलता है। लेकिन इसके लिए ये एक कंडीशन है, जो कि कंडीशन क्या है, तो प्रांड्टल नंबर बिटवीन 0.7 to 500 होना चाहिए
तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बिटवीन 10 to 10⁻⁶ होनी चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ट्यूब काउंट मतलब नंबर ऑफ ट्यूब्स एटलीस्ट 20 एंड अबव होने चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो ओवर द जब फ्लूइड फ्लो ओवर द बैंक ऑफ द ट्यूब हो रहा हो, तो नसेल्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करना है यह हमें इस स्लाइड में पता चला। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कौन क्या कंडीशंस क्या क्राइटेरिया है, ये हमें यहाँ पे देख के पता चलता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। थैंक यू। थैंक यू।